जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम के क्या एप्लीकेशन है उस पर हम इस वीडियो में चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने गाउस के नियम पर बात की थी। गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम हमें फ्लक्स बताता है, या कह दो हमें गाउस का नियम फ्लक्स और आवेश इसमें संबंध भी बताता है। ठीक है, अब उसके क्या एप्लीकेशन है और गाउस का नियम हमें क्या हेल्प करता है उसके बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे। गाउस नियम के 6 एप्लीकेशन हैं। ठीक, तो फर्स्ट है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें एक अनंत रेखीय लंबा एक चालक तार है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास 6 ऐसे एप्लीकेशन हैं जो गाउस की हेल्प से हमें विद्युत क्षेत्र निकालने हैं। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए मैंने पहले ही बताया था गाउस का नियम इम्पॉर्टेंट है, और या तो गाउस का नियम पूछा जाता है या इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है ना, और या बड़े क्वेश्चन के रूप में दोनों पूछे जाते हैं। पहले पूछेगा गाउस का नियम क्या है, फिर उसकी कोई एप्लीकेशन, जैसे ये पहला है। क्लियर है? ठीक है, इसलिए हमें उसको आसान करने के लिए उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। आप क्या करो, उन स्टेप्स को समझो और उस स्टेप्स को फॉलो करो। उसी स्टेप के हिसाब से आप अगर ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी हो जाएगा। आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है। इन स्टेप को आप फॉलो करते करते आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है? आप 6 स्टेप्स में इसको मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट है आप गाउसी पृष्ठ की कल्पना करें, है ना। आपको ये गाउसी पृष्ठ मानना है। नंबर 1 ऐसा मानना है जिसके हर एक पॉइंट पर ई सेम हो, सिमेट्रिक हो। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी। और थीटा की वैल्यू 0 या 90 हो। ठीक, नेक्स्ट है गाउसी पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। हमने ये भी समझा था कि जो हम गाउस का नियम लगाते हैं और गाउस के नियम में जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ के अंदर होता है, तभी फ्लक्स मिलता है हमें। क्लियर? तो उस गाउसी पृष्ठ में कितना आवेश है वो हमें बताना है। नंबर 3 पॉइंट है कि उस गाउसी पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास है, फ्लक्स का फॉर्मूला φE = समाकलन E.ds। ये तीसरा पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट है आपको अप्लाई करना गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या? φE = σq/ε0। 4th पॉइंट हो गया, गाउस का नियम अप्लाई करना है। फिर इस फाई और इस फाई, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। इन दोनों को मिलाकर जो 2 इक्वेशन बनेगी उससे हम E निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र। 5वां पॉइंट क्या? फाइंड E। हम E को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको ग्राफ बताना है। कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच ग्राफ बताइए। ये ऐसा पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र और आवेश घनत्व के बीच ग्राफ बताइए। तो इस 6 स्टेप्स को फॉलो करके हम काम शुरू करेंगे। ओके, तो ये अनंत लंबाई का एक AB चालक है। AB एक तार है आवेशित, ठीक है, रेखीय आवेशित चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है ना। अगर आवेश किसी लाइन पर, किसी तार पर वितरित हो, ठीक, तो उसके लिए हम आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं? लैम्बडा से, जिसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और हमें क्या करना है? हमें इससे लंबवत दूरी r, यहाँ से हमने r डिस्टेंस पर एक बिंदु P लिया है, जिसके ऊपर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमें पूछा है कि हमें किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर हमें ज्ञात करनी है। ये हमने ही माना है ना। और कितना दूर है? R दूरी पर। अब हम इसको शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी है। अब गाउसी पृष्ठ भी ऐसा चुनना है, ऐसा एज्यूम करना है जिसके लिए E सेम हो, सिमेट्रिक हो। ठीक, नंबर 2 थीटा की वैल्यू 0 या 90 हो, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ देखो, ये एक लंबा तार है, इसके लिए ऐसा क्या
कैसा गाउसी पृष्ठ चुनें कि ये हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। ठीक, तो आप सोचिए ये एक लंबा तार है, इस लंबे तार के लिए आप गाउसी पृष्ठ की कल्पना करो। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर गोला बनाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, ये लंबा तार, इसके ऊपर मैंने गोला बना दिया। सपोज मैंने ये गाउसी पृष्ठ माना है। अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, यहाँ से इसकी दूरी r है, यहाँ से इसकी दूरी अलग हो जाएगी, है ना, यहाँ से इसकी दूरी कम हो जाएगी और यहाँ से इसकी दूरी और कम हो जाएगी। अब आप सोचिए, यहाँ के लिए e अलग है, यहाँ के लिए e अलग है, यहाँ के लिए e अलग है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हमारा ये गाउसी पृष्ठ मानना किसी काम का नहीं रहा, है ना, तो ये हम नहीं मानेंगे। तो ऐसा मानते हैं जिससे हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो हम मानते हैं एक बेलन, क्या मानते हैं, बेलन, जिसका अक्ष ये खुद तार है, जिसका अक्ष क्या है, ये खुद तार है और उसकी त्रिज्या क्या है, r। तो क्या करते हैं, हम एक बेलन बनाते हैं जिसकी रेडियस क्या हो, r हो, ये रेडियस r, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या बनाया, एक बेलन बनाया और इसकी लेंथ लेते हैं हम, क्या लेते हैं, लेंथ l लेते हैं, ये l, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये अनंत लंबाई का बोल रहा है, अनंत लंबाई का कुछ होता नहीं वैसे, हम मानते हैं, ठीक है। तो अनंत यहाँ पर किसको कहेंगे, अनंत उसको कहेंगे कि ये जो तार है ये बहुत लंबा है, किसके कंपैरिजन में है, इस दूरी के कंपैरिजन में, मतलब ये दूरी बहुत छोटी है और ये तार थोड़ा लंबा है, तो इस दूरी के कंपैरिजन में इस तार की लंबाई को हम मान सकते हैं अनंत है ना, क्लियर है, ओके। तो हमने क्या एज्यूम किया, हमने r त्रिज्या का और l लंबाई का एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना की, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखो इसके लिए क्या, ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं, e सेम है और थीटा 0 और 90 है क्या, तो यहाँ देखो इस पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार होगी, बाहर की तरफ ऐसे, इस प्रकार, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी इस प्रकार से, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, और यहाँ पर भी इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। अब आप एज्यूम करो ये एक तार है और इसके चारों तरफ एक बेलन है इस प्रकार से, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर आप इमेजिन करो, ये जैसे ये अक्ष है और ये बेलन है इसके चारों तरफ गाउसी पृष्ठ, तो इस पॉइंट से इधर जाओ, ऊपर जाओ, ऐसे जाओ, इस प्रकार हर पॉइंट के लिए उस बेलन के अक्ष से आप लाइनें खींचें, तो हर पॉइंट पर ई आर सेम है तो ई भी सेम हुआ, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, ई सेम है। तो यहाँ देखो, यहाँ से इधर जाएंगे तो ये आर, ये भी आर है, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कहीं भी हम लें, दूरी लें, हर जगह क्या है, आर, क्लियर। तो ई है हमारा सेम है, ठीक। अब देखते हैं थीटा, थीटा की वैल्यू 0 या 90 है क्या। अब हम पिछले वीडियो में हमने जब बात की तो थीटा होता क्या है, थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो सपोज हम यहाँ मानते हैं ds क्षेत्रफल, एक छोटा सा टुकड़ा मानते हैं इस पृष्ठ पर, इसका क्षेत्रफल क्या है, ds, इसको बेलन मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया ds, ठीक है। अब आप बताइए इस ds के लिए क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, बाहर की ओर, है ना। क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, हमेशा 90 डिग्री लंबवत होता है, ठीक। तो इस ds के लिए क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये है ds क्षेत्रफल सदिश, ये विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल सदिश। अब यहाँ बताइए मुझे इस एलिमेंट के लिए, इस छोटे से टुकड़े के लिए क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच एंगल कितना है, देख पा रहे हैं आप, 0 है ना, 0 है, लेकिन सब जगह 0 नहीं है, ठीक है। इस पूरे पृष्ठ पर 0 है, E और ds के बीच कहीं भी लेंगे तो हर जगह ds और E के बीच एंगल कितना आएगा, 0, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 0 नहीं है, तो फिर क्या है, तो आप देखिए ये जो पृष्ठ है
बेलन की ऊपर वाली पृष्ठ, इसके लिए ds वेक्टर क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ऐसे ऊपर की ओर, है ना। हमें जिस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश निकालना है उसके लंबवत हम ले लेते हैं, लंबवत 90 डिग्री। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया ds, ये ds, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ऊपर की ओर ये है ds वेक्टर। यहाँ पर एंगल कितना है 90 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमें आसान कर देगा ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी अगर माने ये ds और ये होगा ds वेक्टर, यहाँ एंगल कितना है 90, यहाँ भी कितना है 90, चलेगा, है ना। जरूरी नहीं है सब जगह 0 हो, एक पूरे पृष्ठ पर 0 है, अगले पृष्ठ पर 90 है और एक पृष्ठ पर 90 है, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेखीय, हम पहला पॉइंट कर रहे हैं, रेखीय आवेशित चालक तार को अक्ष मानकर r त्रिज्या व l लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया और दोनों कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई। ठीक, तो हमारे गाउसी पृष्ठ मानना आसान हो गया, या कह दो ये काम आएगा। इसकी लंबाई क्या है L और ये गाउसी पृष्ठ, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं गाउसी पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, है ना, क्योंकि हम गाउस के नियम में जो आवेश लेते हैं वो उस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, है ना। तो कुछ आवेश बाहर भी है, ठीक है, लेकिन हमने जो गाउसी पृष्ठ माना है उसी को हम लेंगे, उसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो अब इसकी लंबाई L है ना। तो हमें गाउसी पृष्ठ में आवेश पता करना है और हम यहाँ पर आवेश निकालने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व की क्या हम जानते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। क्यू इस पर आवेश है, तो बताइए क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा हमारे पास लैम्बडा इंटू एल। क्यू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू एल, और टोटल आवेश है इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा एल। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एल लंबाई में कितना आवेश है वो आ जाएगा। ये हमने कौन सा कंसेप्ट काम में लिया, ये हमने कंसेप्ट काम में लिया रेखीय आवेश घनत्व का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप शुरू करते हैं हम। सेकंड स्टेप क्या है, तो लिखेंगे गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध, उसके अंदर या कह दो बाउंडेड परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल। क्लियर, ये हमने रेखीय आवेश घनत्व कंसेप्ट काम में लेकर आवेश निकाल लिया। सेकंड स्टेप हो गया। अगला स्टेप कीजिए, अगला है गाउसी पृष्ठ से पारित फ्लक्स, गाउसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। ओके, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम, नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है गाउसीय पृष्ठ से पारित या गुजरने वाला पारित विद्युत फ्लक्स या फ्लक्स। फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी एस, और ये चिन्ह किसके लिए, समाकलन का पूरे बंद पृष्ठ के लिए। क्लियर, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, मान लिया डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, तो फाई ई हो जाएगा हमारे पास बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, ये आएगा हमारे पास
ओके, अब आके देखिए, हमने ये जो गाउसी पृष्ठ चुना है ना, उसके लिए एक पृष्ठ पर थीटा 0 है और बाकी जो 2 पृष्ठ बच रहे हैं उसके लिए थीटा 90 है। जैसे ये बेलन है, ये जो वक्र है, इस वक्र पर कितना एंगल है 0, और ये ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए एंगल कितना है 90, है ना। तो हम इस पूरे के लिए फॉर्मूला एक साथ नहीं लगा सकते, है ना, पूरे पृष्ठ के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि एक जगह थीटा ये अलग है, एक जगह थीटा अलग है। तो हम क्या करते हैं, इस बेलन को, इस गाउसी पृष्ठ को 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। 3 टुकड़े कौन से, एक ऊपर वाला जिसके लिए थीटा 90 है, एक नीचे वाला इसके लिए भी थीटा 90 है, और दूसरा बाकी तीसरा बचा ये पूरा वक्र पृष्ठ, इन दोनों को छोड़कर ये तीसरा, 3 हो गए। तो इन तीनों को अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे कि 2, इस पूरे को 3 टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। पहला लेते हैं हम क्या, ये लेते हैं हम क्या S1, ठीक है। ये जो वक्र पृष्ठ है वो लेते हैं हम क्या S2, है ना, वक्र पृष्ठ। और ये जो नीचे वाला वृत्त है इसको लेते हैं हम क्या S3। समझ में आ गया। वापस देखिए एक बार, इस पूरे बेलन को हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, ऊपर वाला वृत्त, नीचे वाला वृत्त सर्किल, और ये वक्र पृष्ठ सरफेस ये वाली, ठीक। अब इसको हम, ये तो पूरे समाकलन पूरे पृष्ठ के लिए है, पूरे बेलन के लिए, और हमने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो हम चाहें तो इस इंटीग्रेशन को, इसको भी 3 भागों में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए जरा, फाई ई इज इक्वल टू S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस प्लस समाकलन S3 ई डी एस कॉस थीटा। क्या क्या समझना आप, ये जो बंद समाकलन है पूरे बेलन के लिए है, पूरे गाउसी पृष्ठ के लिए। तो इस बंद पृष्ठ को हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, S1 S2 और S3, S1 S2 और S3। और यहाँ से मैंने सर्किल था वो हटा दिया, मतलब ये क्या हो गया, खुले पृष्ठ हो गए। अब इन तीनों को वापस जोड़ो, ये बन जाएगा, है ना। तो ये जो समाकलन पूरे पृष्ठ पर लग रहा था उसको हम 3 पृष्ठ के लिए अलग अलग लगा दिया। ये हमारे पास वैलिड है, हमारे लिए सुविधा है ये, है ना। ओके, अब हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू पता करनी है ना। ये तो पहले हम डिस्कस कर चुके थीटा की वैल्यू, एक बार वापस देख लेते हैं। S1 के लिए थीटा क्या है, S2 के लिए थीटा क्या है, और S3 के लिए थीटा क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर S1 थीटा क्या है, तो देखो फॉर S1 थीटा क्या है, थीटा क्या होता है, E और DS के बीच एंगल कितना है 90, ठीक है। S2 के लिए कितना है थीटा, ठीक, S2 के लिए बताओ, तो ये रहा S2, ये वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो इसके लिए E और ये DS एंगल कितना है 0, तो इसके लिए एंगल कितना है 0। फिर लिखो S3 के लिए, थीटा बताओ, ये रहा S3 नीचे वाला वृत्त, उसके लिए E और DS के बीच एंगल कितना है 90, ये 90। अब आपको क्या करना है, अब आपको थीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ पर और सिंप्लीफाई करना है। तो अगले स्टेप में आप क्या होगा आगे, तो देखिए थीटा की वैल्यू रखिए सब जगह। तो फाई ई इज इक्वल टू S1 ई डी एस, S1 के लिए थीटा क्या है 90 cos 90 डिग्री, प्लस S2 के लिए ई डी एस cos 0, तो 0 डिग्री, प्लस S3 के लिए ई डी एस cos थीटा की वैल्यू 90। ओके, अब आप देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फिर यहाँ अगेन cos 90 की वैल्यू 0, ये भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, बचा क्या S2। तो फाई ई इज इक्वल टू 0 प्लस S2 ई
ds और cos 0 की वैल्यू 1, ओके, प्लस 0, ये इसकी वैल्यू 0। चलिए आगे चलते हैं। अब 0 लिखने की वापस ज़रूरत नहीं है। अब ई डी एस, इसको सॉल्व करना हमें, है ना। अब देखिए S2 के लिए ई की वैल्यू हर जगह सेम है ना। अगर ये तार समझो और इसके चारों तरफ क्या है, बेलन, तो हर जगह R एक जैसा है तो ई भी कैसा है, एक जैसा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर समाकलन S2 इंटू डी एस, S2 इंटू डी एस। अब आप डी एस के ऊपर समाकलन लग रहा है और डी एस किसके ऊपर, S2 के ऊपर, और डी एस कौन सा, S2 वाला है, ठीक है। अब आपको डी एस समाकलन डी एस का मान पता करना है ना। ये तो गया, ये तो किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं, बचा कौन सा, डी एस टू, है ना। तो एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ S2 है, सॉरी डी एस है ना, और इस डी एस के ऊपर समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये डी एस डी एस डी एस डी एस सारे डी एस जुड़कर पूरा वक्र पृष्ठ आ जाएगा, ये ऊपर वाले को छोड़कर ये वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो बताइए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा इन दोनों को छोड़कर। तो वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एच होती है हाइट, लेकिन हाइट हमारे पास यहाँ क्या है, एल। तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ये होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका। ये तो किसी काम के नहीं रहे, इसके लिए मैं हमारे 0 मिला है ना, ये मिल गया। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। गाउसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स हमने निकाल लिया। ये फाई ई हम यहाँ से लेके चले थे और हमने कैलकुलेट कर लिया, फाई ई की वैल्यू हमने निकाल ली, ओके। अगला स्टेप क्या है, अब आपको गाउस नियम अप्लाई करना है। क्लियर, चलते हैं। तो फिर लिखते हैं हम गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम लगाएं तो क्या आता है, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने लगा दिया। अब सिग्मा क्यू हमारे पास पता है हमें क्या होता है, सिग्मा क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल, जो हमने पहले बताई। तो वो हम यहाँ रखते हैं। तो क्या आता है, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। हमने इक्वेशन 1 की हेल्प से सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दी। अब क्या करना है, ये भी हो गया फोर्थ स्टेप हो गया, हमने गाउस का नियम अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड ई। ई हमें निकालना है, और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ई हमारे पास इसमें है। तो हम इन दोनों की हेल्प से, ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये भी फ्लक्स का मान है जो हमने फ्लक्स के फॉर्मूले से निकाला है, और ये जो फ्लक्स का मान है वो गाउस के नियम से आया है। तो है तो दोनों फ्लक्स ही। तो आप क्या करो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि ये भी फ्लक्स का मान है, ये भी फ्लक्स का मान है, ठीक। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से दोनों को बराबर कर दो। तो ये वैल्यू पहले लिखता हूँ मैं। तो क्या आएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, ये भी फ्लक्स का है तो इसके किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो सिग्मा क्यू अपॉन, सॉरी सिग्मा क्यू की वैल्यू हमने रख दी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी फ्लक्स, तो इन दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना, दोनों फ्लक्स के मान, ओके। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो रहा है, ठीक। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, अब क्या करना है आपको, ई निकालना है, फाइंड ई निकाल लो। तो ई को यहीं रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर, है ना। 2 पाई, ये रहा 2 पाई, एप्सिलॉन नॉट पहले से है, और आर ये रहा, और लैम्डा, है ना। ये हमारे पास मिला फॉर्मूला।
हमने ई फाइंड कर लिया जो हम चाहते थे, है ना। अब इसको और सिंपल कर सकते हैं, है ना। हम ज़्यादातर यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते आ रहे हैं, है ना, और उसकी वैल्यू हमें पता भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो सपोज न्यूमेरिकल आ जाए तो हम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ तो 2 है तो क्या करो, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा 2 λ/r। तो मैंने क्या किया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया, तो नीचे मल्टीप्लिकेशन करने पर ये 4 हो गया और ऊपर ये रहा 2, है ना। अब हम इसकी पूरे की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ है ना। तो जब ये न्यूमेरिकल करेंगे तब ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा। ओके, चलिए, तो 5वां हमारे पास स्टेप पूरा हो गया, हमने ई फाइंड कर लिया, स्टेप बाय स्टेप हम करते गए और हम ई तक पहुंच गए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है, क्वेश्चन में ग्राफ भी पूछ सकते हैं, है ना। ग्राफ पूछ सकते हैं विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच, या पूछ सकते हैं विद्युत क्षेत्र और आवेश घनत्व के बीच, दोनों के बीच हम कोई भी ग्राफ पूछ सकते हैं। तो हम दोनों ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप हमने किया है। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आपको ग्राफ बनाना है ई और आर के बीच सॉरी। तो देखिए, हमें ई और आर के बीच रिलेशन क्या मिला। तो देखिए, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, 2 वैल्यू ये भी कांस्टेंट, लैम्बडा ये भी कांस्टेंट, तो क्या चेंज हो सकता है, आर चेंज हो सकता है अगर करें तो, है ना। तो हमारे पास ई और आर के बीच क्या रिलेशन मिला, ई व्युत्क्रमानुपाती है आर के, या देख पा रहे हैं आप, ई व्युत्क्रमानुपाती है आर के। दूसरा हमें मिला कि ई समानुपाती है लैम्बडा के, है ना। दोनों में से कोई भी पूछे हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से पता किया कि इनके बीच संबंध क्या है, ताकि हम ग्राफ बना सकें, है ना। तो ई और आर के बीच ये संबंध मिला हमें, और ई और लैम्बडा के बीच ये संबंध मिला सूत्र से। तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले ई और आर के बीच। तो इस अक्ष पर लेता हूं मैं ई और इस अक्ष पर लेता हूं मैं आर। इधर आर बढ़ रहा है और इधर ई बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ये दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, ई का मान कम होगा, है ना। आप समझते हैं इस रिलेशन का मतलब, आर जैसे जैसे बढ़ेगा उसी प्रकार ई क्या होगा, कम, है ना। मतलब आर जैसे जैसे बढ़ेगा ई क्या होगा, कम। तो शुरुआत में मान लो ई यहाँ है, अब मैं आर बढ़ा रहा हूँ, आर बढ़ने पर क्या कम हो रहा है, ई कम हो रहा है। तो ये आर ई कम हो रहा है नीचे, इस धीरे धीरे ई कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आर और ई के बीच ग्राफ। अगला क्या है, अगला इन दोनों के बीच जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ेगा, आवेश घनत्व बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, ई, है ना। जैसे इसको माने 1 लैम्बडा 1 तो ई भी 1, लैम्बडा 2 तो ई भी 2। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये देखिए, इसके लिए ग्राफ, इधर मैं ले रहा हूँ लैम्बडा और इधर ले रहा हूँ मैं ई, ठीक है। क्या होगा, दोनों 0 0 तो दोनों 0 0, लैम्बडा 1 तो ये भी 1, लैम्बडा 2 तो ई भी 2, इस प्रकार ये ग्राफ हमें मिलेगा। ओके, तो ये हमारे पास 2 ग्राफ मिलते हैं। अगर आपसे पूछे दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच ग्राफ तो ये, और ये अगर पूछे विद्युत क्षेत्र और आवेश घनत्व के बीच ग्राफ तो हमें ये रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो इस प्रकार हम गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। ये पहला अनुप्रयोग था, पहली एप्लीकेशन थी, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको ये माइंड में रखना है कि हमें ये स्टेप, इन स्टेप्स को फॉलो करते करते काम करना है
हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हमारी कहीं गलती नहीं होगी। ओके, तो ये हमें याद रखने हैं, एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है, इनको माइंड में रखना है और काम करना है। तो आज ये पहला एप्लीकेशन था, अगले वीडियो में हम सेकंड एप्लीकेशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझें और नोट करें। ठीक है, थैंक यू।